ओके, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। ये आपके एनएमआर का थर्ड लेक्चर है। थोड़ा सा मैंने व्हाट्सएप पर जो अपलोड किया है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने पार्ट्स में अपलोड किया है ना, टुकड़ा टुकड़ा में। आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट अपन देखो बात करें स्टेप 2। देखो एनएमआर का कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि जो आपके एनएमआर होता है, एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो एनएमआर में क्या करते हैं, तो एनएमआर में जो अपन को मतलब होता है वो किसके, जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे अपना मतलब होता है। इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड से अपन को कोई मतलब नहीं होता। अपन क्या करते हैं, हैवी मैग्नेट्स में जो भी आपके मैटर है, जो भी आपके एटम हैं उनको रखते हैं, है ना। और जैसे ही उन एटम्स को हायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो उसके न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, ऊपर से रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, रेडिएशन देते हैं उसको, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्पिन करता है। ठीक है, तो अपन ये देखा था जो रेडिएशन एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है वो पर्टिकुलर अमाउंट की करता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं अपन, क्वांटम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में या जो भी क्वांटम फिजिक्स है उसमें होता क्या है कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है वो पैकेट की फॉर्म में होता है। मतलब आपके न्यूक्लियस को पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी मिलेगी तो वो एब्जॉर्ब करेगा और फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, अगर एनर्जी पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं हुई, जितनी उसको चाहिए उतनी नहीं हुई, तो वो फ्लिप नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये कल बेसिक सा अपन ने देखा था। और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अपन को क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूक्लियस होते हैं वो अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। ये डिपेंड करता है एटम टू एटम, एटम पे भी डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका एटम है वो दूसरे कौन से एटम्स के कांटेक्ट में है, इस पर भी डिपेंड करता है ये। तो बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंडेंस होती है। आज अपन आगे जब बात करने वाले हैं, अपन किसकी बात करने वाले हैं, तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि एनएमआर में कुछ जो एटम हैं या कुछ जो न्यूक्लियस हैं वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, है ना। मतलब वो एनएमआर आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव रहेंगे, वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे आपको, उसका स्पेक्ट्रम देंगे। बट कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। तो कौन से न्यूक्लियस एक्टिव होंगे, कौन से न्यूक्लियस इनएक्टिव होंगे। कई बार ये भी होता है, आपको ये भी देखने को मिलेगा, जैसे कार्बन होता है तो कार्बन के आपके पास टोटल 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 13 भी होता है। मैं 2 आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कार्बन 12 जो आइसोटॉप है इसका जो न्यूक्लियस है वो एनएमआर इनएक्टिव है। बट जो कार्बन 13 है इसका जो न्यूक्लियस है ये एनएमआर एक्टिव है। तो जब अपन एनएमआर अपन आगे बढ़ेंगे, एनएमआर में जब अपन इसके रूल्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ये रूल्स में आएगा कि कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। तो इसको समझना है, और इसको समझने के लिए मैं ये आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगा कि क्यों कोई न्यूक्लियस एक्टिव होता है एनएमआर और क्यों कोई न्यूक्लियस इनएक्टिव होता है एनएमआर से। आज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका बेसिक कि कल मुझे क्या बताना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके सामने टॉपिक का नाम लिखा है, तो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे अपन किसके बारे में, न्यूक्लियस स्पिन के बारे में, कि न्यूक्लियस स्पिन करता कैसे है ना। इस स्पिन होने से, न्यूक्लियस की स्पिन होने से क्या होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूं इस बात का कि आपके कोई न्यूक्लियस क्यों एक्टिव होगा और क्यों इनएक्टिव होगा। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक कहानी थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्टोरी, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले अपन बात करें कि एटम का डिस्कवरी हुई, है ना। तो सबसे पहले अपन मानते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, ये मानते थे अपन। बट फिर पता चला कि एटम्स के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता था कि भाई एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। पर बाद में जब और रिसर्च आगे बढ़ी तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल, बट दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। तो और इन्वेंशन आगे पता किया, डिस्कवरी की, तो पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं क्वार्क पार्टिकल्स। किससे बने होते हैं, क्वार्क पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपके, खासकर मैं इलेक्ट्रॉन को अगर इस कैटेगरी में से थोड़ा निकाल दूं,
है ना, इलेक्ट्रॉन को मैं इस कैटेगरी में से निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते यहाँ पे, तो आपके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी क्या होते हैं, फर्दर इनमें भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं अपन, क्वार्क बोलते हैं। क्योंकि अब आप बीएससी 4th ईयर में हो, एडवांस केमिस्ट्री में हो, और अगर कोई मैथमेटिक्स का है जो फिजिक्स पढ़ता है तो वो इस बात को अच्छे से जानता होगा, है ना, कि क्वार्क पार्टिकल्स क्या होते हैं। बट अगर आपकी बायो है तो आप इस बात को पहली बार सुन रहे होंगे कि क्वार्क पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है क्वार्क पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं ये टोटल कितने, 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, 6 अलग अलग प्रकार के क्वार्क पार्टिकल होते हैं, है ना। इनके नाम कुछ इस तरह से होते हैं, अप डाउन। एक क्वार्क पार्टिकल का नाम अप होता है, दूसरे का डाउन, टॉप बॉटम, ठीक है। देन होते हैं स्टैंड, स्ट्रैंड एंड चार्म, स्ट्रैंड एंड चार्म। तो ये 6 टाइप के आपके क्या होते हैं, क्वार्क पार्टिकल होते हैं। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जो मुझे समझाना है वो डिपेंड करता है पूरी तरह से किस पर, क्वार्क पार्टिकल पर। अगर आपको ये बात 6 पार्टिकल होते हैं और ये मतलब अप होता है, डाउन होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, स्ट्रैंड होता है और चार्म होता है, ये आपको नहीं भी पता हो तो चलेगा, कोई खास बात नहीं है, बस मैंने थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए बात आपको बताई है। और उसके साथ साथ ये जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, इन पर क्या होता है, चार्ज होता है। ये भी ध्यान रखना कि वो जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं इन पर क्या होता है, चार्ज भी होता है। ओके, और खासकर मैं चार्ज की बात करूंगा, इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की अपन बात करेंगे, है ना। तो इन दोनों पार्टिकल्स पे क्या होता है, चार्ज। वैसे तो सभी पे होता है, पर अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये दोनों पार्टिकल, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मेजरली, है ना। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर, पर मेनली देयर आर 2 काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना कि एटम होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं, क्वार्क से। टोटल क्वार्क पार्टिकल कितने होते हैं, 6 टाइप के, अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रैंड एंड चार्म। इनके नाम कैसे आए, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, आप यूट्यूब पर वगैरह देख सकते हो कि भाई क्या इनके पीछे की कहानी है। और ये पार्टिकल भी कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। यहां तक कहानी क्लियर होगी। अब अपन आगे बढ़ते, देखो तो यहां पर मैं सबसे पहला पॉइंट अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो मैं क्या कहूंगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, क्वार्क पार्टिकल होते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, अभी उसके पीछे मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि और क्या होता है। थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपका न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं, क्वार्क पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। उनमें भी फर्दर छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा बात करूं न्यूक्लियर स्पिन का, तो न्यूक्लियर स्पिन को अपन कुछ इस तरह से एक समझेंगे। देखो कि आपकी जो न्यूक्लियर स्पिन हो रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, अपनी जो भी एक्सिस है उस पर स्पिन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, कौन कौन से पार्टिकल्स है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी क्या कर रहे होंगे, स्पिन कर रहे होंगे, है ना। और प्रोटॉन जो चार्ज पार्टिकल है ना, और चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो ये न्यूक्लियस स्पिन करता है उसको अपन स्पिन क्वांटम नंबर किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। अपन उसके स्पिन क्वांटम नंबर आई से उसको डिनोट करते हैं, और उसका एंगुलर मोमेंटम भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अंडर आई प्लस 1 h/2π। ये है आपके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, किसके लिए है, ये न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो कि न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर का मान जितना ज्यादा होगा, वैल्यू जितनी हाई होगी, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे कि स्पिन क्वांटम नंबर जितना हाई होगा या जितना ज्यादा होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना। और एंगुलर मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है किस पर, आपके न्यूक्लियस के स्पिन पर।
है ना। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के स्पिन का क्वांटम नंबर होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जितना एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा।